एवरीवन, ये क्लास 7th के सिविक्स का चैप्टर 1 है ऑन इक्वलिटी। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैं आगे बना चुकी हूँ, आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा। इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, जो इक्वलिटी है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में वो किस तरह से है हम उसको देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो हमारा संविधान है, वो क्या हमें रिकॉग्नाइज कराता है कि सारे के सारे जो पर्सन हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हो, वो हमारी जो कंट्री में रहता हो, वो सब इंक्लूडिंग चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, फ्रॉम किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी ट्राइब से हो, एजुकेशनल हो, मतलब चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं हो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड मतलब या वो गरीब हो या फिर वो अमीर हो, रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल, वो सभी के सभी इक्वल, उनको समानता का अधिकार है। दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वलिटी केसेज टू एग्जिस्ट, इट डजंट, बट एट लीस्ट दैट इन डेमोक्रेटिक इंडिया, हमारी कंट्री में, लेकिन ऐसा इंडिया में है नहीं। द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज। तो इक्वलिटी जो है, ऑल पर्सन जो है वो सभी के सभी जानते हैं। while earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, लेकिन फिर भी लोगों के साथ भेदभाव होता है, उनके साथ ill treatment मतलब बुरा व्यवहार होता है। और now there are several and work to see, उनको उनके अकॉर्डिंग, उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग काम दिया जाता है। दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल्स, फिर भी लोग जो हैं वो किस तरह से उनकी मर्यादा के अनुसार उनको मतलब इक्वलिटी से नहीं देखा जाता। दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे कुछ प्रोविजंस को देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। जो हमारा कानून है, कानून की नज़र में सभी पर्सन जो हैं वो कैसे हैं, वो इक्वल हैं। जैसे फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ऑफ टू कांता अ डोमेस्टिक वर्कर, लेकिन यहाँ पे जो कांता थी वो एक डोमेस्टिक वर्कर थी, उसको वोट देने का अधिकार तो था, ये कानून की नज़र में था। हैज़ टू ओबे द सेम लॉज। सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। किसी भी रिलीजन के थ्रू किसी को भी हम मतलब डिस्क्रिमिनेटेड मतलब असमानता उसके साथ नहीं, भेदभाव नहीं दिखा सकते, चाहे वो रिलीजन के थ्रू हो, चाहे रेस हो मतलब कास्ट हो, प्लेस ऑफ बर्थ चाहे वो कहीं भी जन्मा हो, और वेदर दे आर फीमेल चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। थर्ड क्या था, तीसरा, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड, होटल, शॉप्स एंड मार्केट। सभी पर्सनस को, जैसे मंदिर हो गया, कोई भी होटल्स हो गया, कोई शॉप्स हो गई या कोई पब्लिक प्लेस हो गया, सभी को वहाँ पर जाने का राइट है। कोई किसी को भी हम मना नहीं कर सकते कि पब्लिक प्लेस पे आप नहीं जा सकते। ऑल पर्सन कैन यूज़ पब्लिसिटी अवेलेबल, और सारे के सारे जो पर्सन हैं वो पब्लिसिटी मतलब जैसे कोई कुआं है या कोई रोड हो या कोई बाथिंग घाट्स है, उसको यूज कर सकते हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता है। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। जो अनटचेबिलिटी है वो भी क्या है, अबॉलिश कर दी गई। किसी को भी आप ऐसे नहीं कह सकते कि इसने मुझे छू लिया, मतलब छुआछूत का व्यवहार भी खत्म हो गया। ये हमारा फोर्थ है। द टू वेज इन द विच इन द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी दैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट थ्रू लॉ, द सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ऑफ स्कीम्स। इसी को दूर करने के लिए जो गवर्नमेंट ने ये जो अनटचेबिलिटी वगैरह हो रही थी, जो अनइक्वलिटी हो रही थी, इसी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स मतलब कुछ स्कीम्स चलाए। वे क्या करेंगे, ये जो स्कीम्स हैं लोगों में जो अनइक्वलिटी है उसको दूर करेंगी, और इससे क्या होगा, हेल्प डिसवांटेज कम्युनिटीज़। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया प्रोटेक्ट एवरी पर्सन राइट टू बी ट्रीटेड इक्वलिटी। सभी लोगों को राइट्स दिया गया कि सभी लोग को समानता का अधिकार है। इन एडिशन टू लॉ द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेट अप सेवरल स्कीम्स, बहुत सारी स्कीम्स चलाई टू इम्प्रूव lives of communities and individuals who have been treated unequality for several centuries। यहाँ पर ये जो स्कीम्स हैं किस लिए चलाई गई, ताकि पहले समय में जो लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, इंडिविजुअल हैं, सभी को एक समानता का अधिकार मिले, और उनसे जो भेदभाव हो रहा है, उनसे ये
ये सब भी दूर हो जाए। वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड द, सबसे पहला जो स्टेप है वो गवर्नमेंट के द्वारा जो लिया गया वो क्या था, मिड डे मील स्कीम। तो मिड डे मील स्कीम तो आप जानते ही होंगे, दैट रेफर टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस द ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल प्रोवाइड चिल्ड्रन बी कुक लंच। मतलब यहाँ पे क्या होता था, मिड डे मील स्कीम में सभी स्कूल्स में, मतलब जो गवर्नमेंट के जो स्कूल होते थे उनमें जो बच्चों को कुक्ड फूड मिलता था, मतलब लंच मिलता था, खाना पका हुआ। तमिलनाडु में सबसे पहले जो मिड डे मील स्कीम है उसको कब लॉन्च किया गया था, 2001 में। द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट्स, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स को कहा कि ये प्रोग्राम जल्दी से जल्दी 6 मंथ के अंदर लागू हो जाना चाहिए। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, इस प्रोग्राम के बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिले। दीज इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड द रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। इस प्रोग्राम की वजह से जो पुअर चिल्ड्रन थे उन्होंने मतलब रेगुलर स्कूल को अटेंड करना शुरू कर दिया। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन टू गो होम फॉर लंच। टीचर्स इस तरह से बताते थे कि बच्चे जो लंच टाइम में, कई बार क्या होता था, जो लंच की बेल होती थी उस टाइम पे बच्चे घर खाना खाने के लिए चले जाते थे, फिर वो लौट के स्कूल नहीं आते थे। बट इस स्कीम के बाद से क्या हुआ कि बच्चे जो हैं उनको प्रॉपर लंच वहीं मिल जाता था, उनको न्यूट्रिशंस मिलते थे, तो उससे क्या हुआ, स्कूल में जो अटेंडेंस है वो क्या होने लगी, इम्प्रूव होने लग गई। देयर मदर्स, उनकी जो मदर थी, कई बार क्या होता था बच्चे दोबारा लंच करने के लिए घर पे जाएंगे तो उनकी माँ अगर कहीं वर्क कर रही हैं तो उनको अपना काम छोड़ के बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए घर आना पड़ता था, तो वो भी फ्री हो गई। नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो, अब उनको घर आने की ज़रूरत नहीं थी। दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रेजर्सिव बिकॉज बोथ ऑफ द लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल्स ईट। अब इससे जो कास्ट वाइज सिस्टम था वो भी ख़त्म होने लगा। जैसे लोअर और अपर कास्ट के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, जैसे अब क्या होता था कि जो लोअर कास्ट के बच्चे थे और अपर कास्ट के बच्चे थे वो सब क्या करते थे, एक साथ मिलकर खाना खाते थे। और इसका एक और एंड इन क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस दलित वुमेन जो थी उन्हीं को एम्प्लॉय किया गया, किसके लिए, खाना बनाने के लिए। द मिड डे मील प्रोग्राम्स ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स। अब जो मिड डे मील प्रोग्राम था इससे क्या हुआ, जो हंगर थे, भूखे रह जाते थे बच्चे, उनको भरपेट खाना नहीं मिलता था, उनकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और वो भी इस खाने के लालच में वो भी स्कूल आने लग गए। एंड कैन नॉट कंसनट्रेट बिकॉज देयर स्टमक आर एम्प्टी, और अब उनका क्या होता था, उनका जो पेट था वो खाली नहीं रहता था, उनको भूखे पेट सोना नहीं पड़ता था। और यहाँ पे न्यूट्रिशंस भी काफ़ी मिलते थे, तो उनकी जो मल नरिशन की प्रॉब्लम थी वो भी ख़त्म हो गई, जो बच्चे को पोषण का शिकार हो जाते थे वो भी दूर हो गई। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले इन, तो इस गवर्नमेंट प्रोग्राम जो थे वो उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इंक्रीजिंग हो गई जो इक्वलिटी थी और अपॉर्चुनिटी को लोग समझने लग गए। देयर इज़ मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड तो मिड डे मील प्रोग्राम की वजह से क्या हुआ, जो पुअर चिल्ड्रन थे उनकी स्कूल में अटेंडेंस भी बढ़ने लग गई, इम्प्रूव होने लग गई, और वे क्या करने लगे, कंटिन्यू करने लगे अपने स्कूल को आना। तो देयर कंटिन्यूज टू बी बिग डिफरेंसेस इन आवर कंट्री बिटवीन स्कूल दैट द रिच अटेंडेंस एंड दोज दैट द पुअर अटेंड। जिनको के पुअर बच्चे जो हैं वो अटेंड नहीं करते थे वो भी क्या करने लगे कि अब स्कूल आने लगे। इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री इन विच दलित चिल्ड्रन, अब यहाँ पे आज के समय में बहुत सारे जो स्कूल्स हैं इस तरह से हैं, लाइक जो ओम प्रकाश वाल्मीकि था उसको जो डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था, इस तरह से ऐसा नहीं है। अब स्कूलों में बच्चों के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाता था। दी चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशन इन विच देयर डिग्निटी इज नॉट, नेक्स्ट पेज, रेस्पेक्टेड। दिस इज बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम इक्वल इवन दो इन लो रिक्वायर्स। अब क्या होने लगा कि यहाँ पे जो लोगों की प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। आपने देखा होगा आपकी भी क्लास में बहुत सारे अलग अलग कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं, क्या उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके साथ कोई भेदभाव होता है? नहीं होता। वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ दिस इज दैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली, लेकिन इसको ये जो एटीट्यूड है वो धीरे धीरे चेंज हुआ, अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। इवन दो पर्सनस आर अवेयर द डिस्क्रिमिनेशन एंड अगेंस्ट द लॉ, बहुत सारे जो पीपल हैं वो अभी भी डिस्क्रिमिनेशन के प्रति जागरूक हुए हैं। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वलिटी और द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, अभी भी कुछ लोग जो हैं वो
अनइक्वलिटी को मानते हैं और वो कास्ट सिस्टम को भी मानते हैं। बहुत मतलब कास्ट के तौर पर अभी भी लोगों के साथ भेदभाव होता है। रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वुमेन, वुमेन्स के साथ भी होता है। इट इज़ ओनली when the people begin to believe that is no one is inferior and that every person deserve to the treated with dignity। अब ये कहेंगे हर पुरुष को मतलब हर पर्सन को क्या है, अपनी जो मर्यादा है, अपनी उसकी शान से उसको रहने का राइट है। दैट प्रेजेंट एटीट्यूड कैन चेंज, ये प्रेजेंट का जो एटीट्यूड है उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें किसकी, इक्वलिटी की को एस्टेब्लिश करने की नीड है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। इन द कंटिन्यूअस स्ट्रगल, इसके साथ मतलब ये जो हमारा जो स्ट्रगल है वो हमेशा लगातार चलता रहेगा। वन इन द विच इंडिविजुअल्स एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू, एंड यू विल रीड मोर अबाउट दिस इज़ द बुक। आपने इस बुक में और भी बहुत सारे आगे वाले चैप्टर्स में भी और पढ़ोगे। इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, अब जो इशूज हैं किसके, इक्वलिटी के, और भी अदर जो डेमोक्रेसीज हैं उनमें क्या है। यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज इनइक्वलिटी एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी कंटिन्यूस टू बी द की इशूज़ अराउंड विच कम्युनिटी स्ट्रगल, अभी भी बहुत सारी जो कम्युनिटी है उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिकन और अफ्रीकन अमेरिकन्स हु असेंस द वर द स्लेव्स हु वर द बॉट द ओवर फ्रॉम अफ्रीका, वहाँ पे उनको बंदी बना लिया गया था। कंटिन्यू टू डिजर्व डिस्क्राइब देयर लाइफ्स टुडे द लार्जली अनइक्वल, वहाँ पे अभी भी उनकी जो लाइफ है वो कैसी है, अनइक्वल है। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट इन द लेट 1950 में मूवमेंट छिड़ा था टू पुश फॉर इक्वल राइट्स, उन्होंने वहाँ पे कहा था जो अफ्रीकन्स हैं और जो अमेरिकन्स हैं उनको क्या मिलना चाहिए, इक्वल राइट मिलने चाहिए। प्रायर टू दिस उन्होंने इसके लिए भी कहा था अपने अफ्रीकन और अमेरिकन्स पर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिनाइड इक्वली थ्रू लॉ। फॉर इसका एग्जाम्पल था कि जब ट्रैवलिंग बाय बस उनके साथ ये भी था कि जो मतलब जो अफ्रीकन थे वो कैसे थे, थोड़े काले, और अमेरिकन्स गोरे, तो वो जो गोरे लोगों की बस में जो अफ्रीकन्स थे वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे। दे इधर हैड टू सिट, वो वहाँ उनके साथ बैठ नहीं सकते थे एट द बैक ऑफ दिस बस और गेट फ्रॉम देयर सीट वैन एवर अ वाइट पर्सन विजिटेड टू सीट, क्योंकि जो वाइट पर्सन थे वही सीट पे क्या करेंगे, सीट पे बैठ के जर्नी करेंगे। और जो रोज़ा पार्क था 1913 में, और was African and American women जो थी वहाँ पे tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to white men on 1 December 1955। तो वहाँ पे जो एक वुमेन थी उसको भी क्या कर दिया था, उसको हटा दिया गया था एक मैन मतलब वाइट पीपल ने, और वो खुद से उसको उठाकर वो सीट पे बैठ गया था। हर रिफ्यूजल दैट दे स्टार्टेड अ hug agitation against the unequal wage in which African and Americans were treated and which came to be known as the civil rights movements। फिर क्या चला था वहाँ पे, सिविल राइट्स मूवमेंट चला था। तो सिविल राइट्स एक्ट जो है वो 1964 में किसके, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो है वो लागू किया गया था। द रिलीजन ऑफ नेशनल ऑर्गन इट इज़ ऑल्सो स्टेटेड एंड ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन ऑफ अफ्रीकन और अमेरिकन चिल्ड्रन। फिर सारे के सारे बहुत सारे जो स्कूल्स हैं वो अफ्रीकन और अमेरिकन चिल्ड्रंस के लिए खोल दिए गए थे। एंड दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल्स स्पेशली सीट अप फ्रॉम द दैम। और उनके लिए भी क्या होता था, जो ब्लैक बच्चे थे जो अफ्रीकन थे उनके लिए उनमें सीट जो अलाउ नहीं थी, या सीट्स थी तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। हाउएवर डिस्पाइट दिस अ मेजोरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स कंटिन्यू टू बी अमंग, तो यहाँ पे मोस्ट अमेरिकन और अफ्रीकन जो चिल्ड्रन थे वो क्या करते थे, ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत मतलब या तो अच्छी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हों गवर्नमेंट स्कूल में उसमें जाते थे, या फिर और एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स एंड कंपेयर टू वाइट स्टूडेंट। तो जो क्वालिफाइड टीचर्स थे वो क्या करते थे, जो पुअरली मतलब जो ऐसे टीचर्स होंगे वो भी वाइट और जो ब्लैक्स थे मतलब अफ्रीकन और अमेरिकन्स में क्या करते थे, यहाँ पे वो भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे।
तो आइदर टू गो टू प्राइवेट स्कूल्स और लिव इन द एरियाज, वो कहते थे कि आप प्राइवेट इन स्कूल्स को छोड़ दो और यहाँ पे इन एरिया में नहीं रह सकते। देयर द गवर्नमेंट स्कूल आर एज हाईली रेटेड, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स थे उनके जो रेट्स थे बहुत ज़्यादा हाई थे, मतलब वहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा थी, तो इसी वजह से वो क्या करते थे, गवर्नमेंट स्कूल्स में चले जाते थे। तो यहाँ पे एक आर्टिकल दिया गया है सर फ्रॉम आर्टिकल 15। अब जो इक्वलिटी है हमारा, वो आप अगर कोई पूछता है तो जो इक्वलिटी है वो कौन से आर्टिकल में आता है, वो आर्टिकल 15 में आता है, जो कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हो गया है, द स्टेट्स द नॉट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द, कि यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल 15 है उसमें क्या लिखा गया है कि जो कोई भी हमारे कंट्री में इसकी जैसे किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए, किसके साथ, धर्म को लेकर या कास्ट को लेकर या सेक्स को लेकर या प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर या और भी किसी तरह से। और दूसरा उसमें क्या लिखा है, नो सिटीजन शेल एंड द ग्राउंड ओनली द रिलीजन, रेस, कास्ट एंड द सेक्स एंड द बर्थ ऑफ द देम सब्जेक्ट एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी एंड द रिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंडीशन विद रिगार्ड टू भी, किसके थे इस पर, जैसे असेस टू शॉप्स, पब्लिक्स, रेस्टोरेंट, होटल, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए या कि यहाँ पे पब्लिक प्लेस है या कोई रेस्टोरेंट है या कोई शॉप्स है या होटल्स है या फिर पब्लिक एंटरटेनमेंट है, वहाँ पे ये लोग जो हैं, जो अदर कास्ट के लोग हैं या फिर पुअर लोग हैं, वो नहीं जा सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। द यूज ऑफ वेल्स, जो कुएँ हैं, टैंक्स हैं, बाथिंग घाट्स हैं, रोड्स हैं, प्लेस हैं और जो पब्लिक रिजॉर्ट्स हैं, मेंटेन होली, मतलब सभी के लिए वो मेंटेन हैं और पार्टली आउट द स्टेट फंड द डिसाइडेड ऑन द यूज ऑफ जनरल पब्लिक, वो सभी के लिए यूज करने के लिए हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग आती है, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक, तो इस तरह की कंट्री जिसमें डिस्क्रिमिनेशन होता हो या फिर किसी भी तरह की इक्वलिटी होती है उसको हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं, इनइक्वलिटी हो तो उसको हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश for a greater recognition of equality on the exciting as well as new issues। तो अभी भी जो इक्वलिटी है उसके बेसिस पे जो नए नए इशूज सामने आ रहे हैं, सेंट्रल ऑफ दिस द इज़ द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन इक्वल फॉर द देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन। अब इसको मतलब जो इक्वलिटी है या जो डिग्निटी है उसको मेंटेन रखने के लिए सभी को बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रगल करने की नीड है। In this book, you will read about of these issues. Equality affects various affect our daily lives at democratic India। आपने इस बुक में ये पढ़ा, आप आगे भी पढ़ोगे कि जो डेमोक्रेटिक इंडिया है हमारा, उसमें भी जो डेली लाइफ्स है वो क्या है, उसमें बहुत सारा जो अनइक्वलिटी है उसमें भी उससे क्या है अफेक्ट्स डालती रहती है। एज यू रीड दिस चैप्टर, थिंक अबाउट वेयर द इक्वलिटी इज ऑल पर्सन एंड दे आर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी इज अपहेल्ड। उसमें हमें क्या करने की नीड है, सभी पर्सन्स को जो अनइक्वलिटी है उसको छोड़ना पड़ेगा, मतलब लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना, मतलब इस तरह से छोड़ना पड़ेगा, तभी जो इक्वलिटी है वो आ सकती है, तभी हम अपनी कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं। ओके, चैप्टर फिनिश हो गया। ओके क्लास, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।